नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे एमए प्रीवियस के पेपर एस्थेटिक के बारे में, यानी सौंदर्य शास्त्र के बारे में। तो सौंदर्य शास्त्र के जो पूर्वी अवधारणा, पश्चिम की अवधारणा के बारे में चर्चा करते करते हम चल रहे थे पश्चिम के जो विद्वान हैं, तो जिनमें जैसे प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब चर्चा भी चल रही थी हमारी लियोनार्डो दा विंची के बारे में। तो जैसे शुरू में बताया गया कि लियोनार्डो विंची जैसे इटली में जन्मे, पुनरुत्थान काल के एक महान वैज्ञानिक आर्टिस्ट रहे हैं। तो अब आगे जैसे इनके लियोनार्डो विंची रेनेसां का सर्वप्रथम महान कलाकार थे, रेनेसां काल के, और उनकी दृष्टि में कलाकार सृजन करता है, नकल नहीं। वह कहते हैं वह कलाकार वैज्ञानिक और दार्शनिक सभी था। उसने देवी और मानवीय दोनों को, जैसे मैंने बताया था, इससे पूर्व में चर्चा कर चुके थे, दोनों को उन्होंने स्वीकार किया था। यहाँ आगे लियोनार्डो ने लिखा है कि कलाकार देवी सृष्टि का ठीक पूरक नहीं होता जहाँ तक प्राकृतिक संसार का चित्रण है। तो वह कहते हैं, उन्होंने जो लिखा है अपने साथ साथ में नोट्स के अंदर बीच बीच में लिखते थे उस सौंदर्य के बारे में, तो वह देवी सृष्टि का ठीक कलाकार देवी सृष्टि का ठीक पूरक नहीं होता जहाँ तक प्राकृतिक संसार का चित्रण है। वे कहते हैं कलाकार की रचनाएं सृजन नहीं है बल्कि केवल कलात्मक पुनः सृजन है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना है कि लियोनार्डो कहते हैं कि कलाकार की जो रचनाएं हैं वे सृजन नहीं है बल्कि केवल कलात्मक पुनः सृजन है। फिर भी कैनवास यानी कि चित्रफलक पर चित्रकार अपनी तूलिका से उस संसार का चित्रण बना सकता है या चित्र बना सकता है जो वास्तव में नहीं होता है। एक व्यक्तिगत कल्पना लोक का सृजन करता है जिसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम यथार्थ संसार में नहीं पाते, जैसे दैत्य, परियां आदि। तो यहाँ लियोनार्डो का ये कथन महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि कलाकार की जो रचनाएं हैं वो सृजन नहीं है बल्कि केवल एक तरह से कलात्मक पुनः सृजन है। और फिर भी जैसे वो कैनवास यानी चित्रफलक पर या कैनवास पर चित्रकार जो अपनी तुलिका से उस संसार का चित्र बना सकता है जो दिखाई नहीं देता, जो सामने मौजूद नहीं है, तो उस संसार का चित्र बना सकता है जो वास्तव में नहीं होता। और एक व्यक्तिगत कल्पना लोक का सृजन करता है। एक आर्टिस्ट, उसके मन में क्या फीलिंग्स है, क्या भाव है, क्या कल्पना है, उनका वो निर्माण करता है चिंतन करके, और कल्पना लोक का सृजन करता है जिसमें ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें हम यथार्थ संसार में नहीं पाते हैं, जैसे दैत्य है, परियां हैं आदि। इसी प्रकार लियोनार्डो ही एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने रूप सौंदर्य और रंग सौंदर्य पर एक ग्रंथ लिखा था। ये उनका महत्वपूर्ण चीज़ था, ग्रंथ है जिसके बारे में कि लियोनार्डो ने रूप सौंदर्य और रंग सौंदर्य पर ग्रंथ लिखा था, जिसने उसकी प्रतिभा को और अधिक प्रस्फुटित हुई। किंतु इसमें उन्होंने सौंदर्य के दार्शनिक पक्ष का विवेचन नहीं किया, केवल रेखाओं व रंगों के तकनीकी एवं प्रायोगिक पक्षों पर ही विचार किया, जिसमें उसने बताया कि कौन से रंगों के उतार चढ़ाव से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं तथा कौन से रंगों के समन्वय एवं सामंजस्य से अच्छे लगते हैं। अब आगे जैसे लियोनार्डो के साथ ही आधुनिक कला का युग भी शुरू होता है। इस काल में कला सुंदर अनुकृति से कलात्मक सृजन की ओर मुड़ने लगी थी, जो बाद में आगे चलकर स्वच्छंदतावादी आदर्शों के साथ एकदम घुल मिल गई। और यूरोप में ही जैसे 17वीं सदी की बरोक शैली रेनेसां की शास्त्रीयता का परित्याग कर पुनः अलंकार की ओर बढ़ी, जिसमें भाव की अपेक्षा रूप अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। अब आगे जैसे लियोनार्डो का मत था कि वो कहते थे कि लियोनार्डो का मत था कि जो सुंदर है एवं जो भी मानवीय दृष्टिकोण से सुंदर है वह सब नश्वर है। ये हम आपके इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं। तो लियोनार्डो का मत था कि जो सुंदर है और जो भी मानवीय दृष्टिकोण से सुंदर है वह सब नश्वर है, केवल कला के अंतर नहीं थी, वह शाश्वत है, यानी कि जो कला है वही शाश्वत है, वही सत्य है।
वे कलाकार को महान वैज्ञानिक भी मानते थे, क्योंकि वह दृश्यमान सृष्टि पर गहन विचार कर उसे कलाकृति के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। और लियोनार्डो ने संयोजन, आकार और भावाभिव्यक्ति पर तथा इनके सामंजस्य की समस्या पर गहन विचार किया, जो उनके चित्रों में दृष्टिगत होता है। ईसा का अंतिम भोजन, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके, अंतिम भोजन नामक चित्र इस युग का ऐसा प्रथम चित्र था जिसमें उन्होंने तनावपूर्ण स्थिति तथा ईसा के शिष्यों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया। और मोनालिसा की जो मुस्कुराहट थी वो भी आज तक भी रहस्यपूर्ण बनी हुई है। बाद में जैसे मध्य युग में बहुत कम कलाकृति मिलती है कि ईसा के चित्रों में पुनर्जागरण काल में पुनः ग्रीक शास्त्रीय कला के मानदंडों को यथेष्ट स्थान दिया गया या इनके अनुसार प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। लियोनार्डो इस काल के प्रतिनिधि दार्शनिक चित्रकार रहे थे और इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सौंदर्य की व्याख्या की और कला के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वे कहते हम ईश्वर के पुत्र हैं और कलाकृति हमारी पुत्र है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वो कहते हैं इन्होंने बहुत कला सौंदर्य की जो व्याख्या की है और कला के बारे में उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो वे कहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं और कलाकृति यानी कि जो भी कृति है कलाकृति वह हमारी पुत्र है, यानी कि वह कलाकृति ईश्वर की पौत्र हुई। अर्थात ईश्वर के समान कलाकार को सम्मान मध्य युग में दिया जाने लगा और इस समय जो दार्शनिक हुए वे कलाकार भी होते थे, जैसा वे सोचते वैसा वे प्रकट रूप में बनाते थे। इस समय बौद्धिक ज्ञान ज़्यादा था, उसे ज़्यादा महत्व दिया गया। कलाकार अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते थे। इस समय जितनी बुद्धि की आवश्यकता एक दार्शनिक व डॉक्टर को होती थी उतनी ही कलाकार को भी थी। कवि के लिए व्याकरण के साथ अन्य कलाओं का भी ज्ञान परम आवश्यक था। भाषा ज्ञान, देश के प्राचीन स्मारकों, संस्कृतियों का ज्ञान, इतिहास, भौगोलिक क्षेत्र आदि का ज्ञान भी कवियों और चित्रकारों को आवश्यक था। अब लियोनार्डो ने जैसे आर्ट ऑफ पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि आर्ट ऑफ पेंटिंग इस पुस्तक का नाम है। इसमें अन्य विषय की महत्ता बताकर ये कला सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। मूर्तिकला, चित्रकला व संगीत में चित्रकला को श्रेष्ठ बताया है लियोनार्डो ने। चित्रकला को विज्ञान के समान क्रमबद्ध रूप देने का प्रयास किया गया और इन्होंने चित्रकला को बहुत व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूपरेखा दी और अपनी पुस्तक में बताया कि चित्रकला प्राकृतिक दर्शन की शाखा है। ऐन्द्रिक अनुभूति तथा चिंतन दोनों का कला में समावेश होता है। इनके अनुसार आईनों को कलाकार के मन में, इनके अनुसार जैसे कहते हैं कि आईने हैं जो शीशे हैं, मिरर है, तो आईनों को कलाकार के मन के समान माना है बजाय चित्र के समान। वे कहते हैं आईने को प्राकृतिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि अति प्राकृतिक। कला प्रकृति का दर्पण है, वो कहते हैं कला प्रकृति का दर्पण है। विंची ने अपनी पुस्तक में जैसे छाया, प्रकाश, पेड़, आदमी की क्रियाएं, इन सब का वर्णन किया है। छोटी छोटी बातें व मनोवैज्ञानिक भावों की अभिव्यक्ति कैसे होती है यह उन्होंने बताया और कला को विज्ञान मानकर व्यवस्थित ढंग से सीखने की सलाह उन्होंने दी। तो यहाँ पे विशेष जो ध्यान देने चीज़ है कि सौंदर्य के बारे में उनका जो महत्वपूर्ण जो है विचार, वो खाली वो कहते हैं कलात्मक जो सृजन है वो चित्रकला है, उस चित्रकला को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, देवी शक्ति माना, साथ ही मानवीय अभ्यास जो महत्वपूर्ण है उनको महत्व दिया। अब उन्होंने जैसे मान लो चित्रकला के या जो चित्र है, चित्र बनाने के नियम
प्रकृति के समान घटित होते हैं। उन्होंने जैसे सीख दी, उन्होंने बताया कि कला को विज्ञान मानकर व्यवस्थित ढंग से सीखने की सलाह उन्होंने दी। तो उनके अनुसार उन्होंने जैसे बताया, जैसे पहला जैसे बताया उन्होंने कि फर्स्ट के चित्र बनाने के नियम प्रकृति के समान घटित होते हैं। वे कहते हैं जो चित्र बनाने के नियम है वो प्रकृति के समान ही घटित होते हैं। इसमें शरीर की गति व तीव्रता आदि दिखाई जाती है। तीसरा है, इसमें गणित के सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं। छाया, प्रकाश, अनुपात आदि की गणना होती है। वो कहते हैं एक चित्र है तो इस चित्र के अंदर जो हमारा शरीर की गति है, उसकी तीव्रता है आदि वो दिखाई जाती है और प्रकृति के समान नियम होते हैं। साथ ही जैसे गणित के सिद्धांत भी इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे छाया कितनी है, कितना प्रकाश है, कितना अनुपात है आदि की गणना एक चित्रकार को करनी चाहिए, करनी पड़ती है। वो कहते हैं कलाकार परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र है। अब यहाँ पे उन्होंने ये महत्वपूर्ण चीज़ बताई। वो कहते हैं कलाकार परमात्मा का ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र है। कलाकार को जीवन का गहन निरीक्षण व विश्लेषण करना चाहिए। एक कलाकार को अपने जीवन का गहन निरीक्षण व विश्लेषण करना चाहिए। चित्रकला से या चित्रकला काल से श्रेष्ठ होती है। वो कहते हैं चित्रकला जो है वो काल यानी समय से श्रेष्ठ होती है। काल में सिर्फ वर्णन होता है, अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती। भाषा का ज्ञान आवश्यक है लेकिन इसमें अभिव्यक्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चित्र में अक्स बिल्कुल दर्पण के समान आना चाहिए। इस कथन में वह एल्बर्टी से प्रभावित जान पड़ता है। यहाँ पे लियोनार्डो क्या कहता है कि चित्र में अक्स जो भी आकृतियाँ बिल्कुल दर्पण के समान होनी चाहिए, आनी चाहिए। और इस कथन में वह चित्रकार अल्बर्टी के से प्रभावित जान पड़ता है। परिप्रेक्ष्य का चित्रकार को संगीत की तरह अध्ययन होना चाहिए। परिप्रेक्ष्य जो उसका है कला का, एक चित्र का, एक पेंटिंग का, तो परिप्रेक्ष्य के बारे में चित्रकार को जो संगीतकार की तरह अध्ययन होना चाहिए। और अगला जैसे 9th है, निरूपण में सच्चाई व दृश्य की व्यवस्था और संगठन चित्रकला की मुख्य विशेषता है। वह कहते हैं निरूपण यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सृजन करने के लिए, तो निरूपण में जैसे सच्चाई व दृश्य की व्यवस्था और संगठन चित्रकला की मुख्य विशेषता को उन्होंने माना। अगला है जैसे वो कहते हैं कि कला विद्यालय को अवकाश के समय अपने अध्ययन पर मनन करना चाहिए। यानी जो कला विद्यालय हैं, आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्ट गैलरीज हैं, आर्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कहते हैं कला विद्यालय अवकाश के समय अपने अध्ययन पर भी, अवकाश के समय भी अपने अध्ययन और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। स्मरण व अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखकर ही कार्य कुशलता का विकास करना चाहिए। वह कहते हैं कि जैसे बिना स्मरण व अध्ययन मतलब अवकाश के समय में भी हमें इसका प्रयोग यानी कि प्रयास, अध्ययन करते रहना चाहिए कला का यानी चित्रकला का। तो कहते कला विद्यालय को या कला विद्यार्थियों को अवकाश के समय भी अपने अध्ययन पर मनन करना चाहिए। स्मरण व अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखकर कार्य कुशलता का विकास करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये लियोनार्डो ने सौंदर्य पे विशेष ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने चित्रकला के माध्यम से अपने भाव, अपने विचार प्रकट किए। उनके जो विचार थे, भाव थे, उनके बारे में हमने आज चर्चा करी। अब इससे आगे वाले जैसे जो विद्वान हैं उनमें हैं बामगार्टन और हीगल। तो आगे वाले हम चर्चा करेंगे, आगे वाले उसमें। आज हमारे ये कंप्लीट हुआ लियोनार्डो दा विंची। धन्यवाद।